नमस्कार। डॉट न्यूज़ के 7 जनवरी 2023 के प्रातःकालीन संस्करण में आपका स्वागत है। आज के समाचारों में गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर निवासी पाकिस्तान में रह रहे तथा तस्करे लैबा के लिए कार्य कर रहे अरबाज अहमद मीर को व्यक्तिगत आतंकी घोषित कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के प्रतिनिधि संगठन प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये भारत का कर्तव्य है कि वो दक्षिणी देशों तथा विकासशील देशों की आवाज़ बने, जो वर्तमान में अनेकों चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तथा नई दिल्ली से बड़ी उम्मीद रखते हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तराखंड के जोशीमठ शहर के धीरे धीरे जमीन में धंसने तथा इमारतों में दरार पड़ने के मामले के अध्ययन के लिए एक पैनल का गठन किया है। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस के मामलों में संबंधित अभियुक्तों के फोटो तथा नाम न उजागर करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी स्टेज 3 प्लान को पुनः लागू कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने पासों के ऊपर भारत के गलत नक्शे के छपे होने के कारण सभी कर्मचारियों तथा एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों के पासों को वापस ले लिया है। गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार 2014 से 2022 के बीच नागालैंड में आंतरिक आतंकवाद में 74% की कमी आई है। केंद्र के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य धारा में लाने का दृष्टिकोण फलीभूत हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने नागालैंड में शांति, प्रगति तथा समृद्धि का लक्ष्य पूरा किया है। अमित शाह दीमापुर में जनसभा में बोल रहे थे। केंद्रीय गृहमंत्री ने मोइरंग में बोलते हुए कहा कि आगामी चुनावों तक नशीली दवाओं से मुक्त मणिपुर बना दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आंतरिक आतंकवाद का सफाया करते हुए 6 जिलों से AFSPA आफ्सपा को हटा लिया है। उल्लेखनीय है कि आफ्सपा सुरक्षा बलों को अतिरिक्त प्रावधानों के तहत अधिक अधिकार प्रदान करती है। गृहमंत्री ने मणिपुर की 12 परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए कहा कि मणिपुर पूरी तरह से आतंकवाद तथा बंद मुक्त होकर विकास के पथ पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विगत 8 वर्षों में उत्तरी पूर्वी राज्यों में 3.45 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। अमित शाह आज चाईबासा झारखंड में जनसभा तथा कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। ये जनसभा तथा बैठक आगामी विधानसभा चुनावों तथा 2024 में होने वाले संसद के चुनावों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजकीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में आर्थिक प्रगति दर 7% रहने की संभावना है। इन्फोर्स डायरेक्टरेट ने तथाकथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम दिल्ली में 12 अभियुक्तों के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया अतिरिक्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। RBI दिनांक 25 जनवरी तथा 9 फरवरी को 8-8 हज़ार करोड़ रुपए के 2 नए ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। विदेश सचिव क्वात्रा के अनुसार भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें दक्षिणी देशों के मामले साझा किए जाएंगे। इस सम्मेलन में 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया जा रहा है। भारत 12-13 जनवरी को दक्षिणी देशों के साथ वर्चुअल समिट आयोजित कर रहा है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता बताई है। राहुल गांधी ने अपनी हरियाणा की द्वितीय चरण की
भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में सभी को पीछे छोड़ते हुए चैंपियन हो गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जीएसटी नीतियां नहीं थीं, बल्कि छोटे तथा मझोले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध हथियार थे। प्रधानमंत्री मोदी का भारत देश की संपत्ति वेल्थ केवल 230 लोगों के पास एकत्रित करने का भारत है। एनटीपीसी के अध्यक्ष को न्यायालय की अवमानना के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट के 2 माह की सज़ा के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आसाम तथा मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर हुए एमओयू पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की वैधानिकता से संबंधित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं को अपने यहाँ स्थानांतरित करते हुए केंद्र को 15 फरवरी 2023 तक इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार भारत सरकार तथा आरबीआई दक्षिणी देशों के साथ रुपए में आपसी व्यापार करने के संबंध में वार्ता कर रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने यह भी कहा कि भारत में डिजिटल करेंसी का ट्रायल किया जा रहा है तथा हम बहुत सावधानीपूर्वक संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। भारत दक्षिण एशियाई देशों की प्राथमिकता मुद्रास्फीति कम करना है। मुद्रास्फीति अधिक रहने पर विकास तथा निवेश पर खतरा बढ़ सकता है। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने अपने कर्मचारियों को एयरक्राफ्ट में किसी भी अनुचित व्यवहार की रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। 2023 के गणतंत्र दिवस शिविर में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत रूस, अमेरिका, इंग्लैंड सहित 19 मित्र देशों के कैडेट तथा अधिकारी भाग लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख साधु संतों की बजाय अमित शाह क्यों तय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कल अर्थात 8 से 10 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस आयोजन में 66 देशों के 3200 से अधिक उद्यमियों ने पंजीकरण कराया है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशिष्ट अतिथि होंगे। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य सुश्री जेनेटा मास्करन हास 8 जनवरी को यूथ प्रवासी सम्मेलन में सम्मानित अतिथि होंगी। उल्लेखनीय है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअल मोड में मनाया गया था। ये 17वां प्रवासी भारतीय अपने मूल रूप में मनाया जा रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 9 पैसे गिरकर 82 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। सेंसेक्स 452.9 पॉइंट गिरकर 59,900 रुपये 37 पैसे पर तथा निफ्टी 132.70 पॉइंट गिरकर 17,859.45 पर पहुंच गया। आज भारत श्रीलंका के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा व आखिरी मैच गुजरात के सौराष्ट्र में राजकोट में खेला जाएगा। ये मैच आज शाम 7 बजे से प्रारंभ होगा। आज के समाचारों में बस इतना ही। मैं नीलम कुमार सिंह हर रोज़ की तरह आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बना हुआ बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। इन सब कार्यों के साथ आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे ताकि हम रोज़ प्रातः आपके लिए नए नए समाचारों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।